हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोगों ने किंगडम ऑफ पंजाब एंड मैसूर हम लोगों ने डन कर लिया है। उसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, आप उसे देख लें। आज हम लोग इसी फर्दर में घटना चक्र में हम लोग आगे कर रहे हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, गवर्नर गवर्नर जनरल और वाइसराय। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से भाई, पहला क्वेश्चन क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था? क्या ये बात सही है? नहीं। विलियम बेंटिक वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल। हाँ, ये बात सही है, तो इसका आंसर बी सही है। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अ सिस्टम ऑफ द कोलोनाइज करना है कोलोनिस्ट गवर्नमेंट इन बंगाल। ठीक है, उस गवर्नमेंट में कंसिस्ट होता है एक चेयरमैन और 4 मेंबर में। ठीक है, द चेयरमैन वाज नोन एज द गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। was appointed as the first गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। बस याद रखना, इसका पहला गलत है। और चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू attempt was made by the British government to centralize the Indian administration. The government, the Governor General of Bengal was made the Governor General of India by the Act. लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत ही बारीकी अंतर है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग है। और गवर्नर जनरल ऑफ, अगर आपको पूछा जाए अगर आपको इंडिया में कौन है आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको विलियम बेंटिक है। ये बहुत बारीकी है, इसको आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भास कौन था? यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है ना भाई, अभी हमने देखा ना, इसका नाम क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना। तो ये क्या है? फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछे तो क्या नाम, उसका नाम क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। क्लियरिटी रखना है थॉट में। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अभी हमने क्या देखा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, बताओ भाई। अभी हमने यहाँ पर देखा ना, विलियम बेंटिक है। और ऑप्शन में क्या विलियम बेंटिक है? नहीं है, खत्म हो गया। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? तो क्लाइव री अराइव्ड इन इंडिया में क्या है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर और वारेन हेस्टिंग बिकम द इंडियाज गवर्नर। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा पहले हुआ है, बाद में कौन कौन सा हुआ है? तो क्लाइव का री अराइवल इन इंडिया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बैटल ऑफ बक्सर, द वारेन हेस्टिंग बिकम द इंडियाज गवर्नर। तो इसमें इसका आंसर ये स्टार दे रहा है। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर तो हमें पता है 1764 में हुआ है। क्लाइव जो है, हमने पता था कि हेक्टर मुनरो जो है बैटल ऑफ बक्सर को लड़ रहा है। ठीक है, और क्लाइव जो है री अराइव होता है 1765 में। दोबारा वो क्लाइव आता है जब वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करता है। ठीक है, फिर अगस्त में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है और वारेन हेस्टिंग बिकम होता है गवर्नर कब? 1772 में। बात याद रखने वाली बात है। ठीक है, दिस इज देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। इट इज रॉन्ग टू कॉल वारेन हेस्टिंग द गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772 एंड बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1774। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? द फाउंडेशन सिस्टम ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्मली लेड डाउन बाय द वॉरेन हेस्टिंग ऑन विच द सुपर स्ट्रक्चर रेज बाय द कॉर्नवालिस। क्लाइव वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफॉर्मिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी सिविल एंड द मिलिट्री सर्विसेज। सी क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर बाय द एज द कंसोलिडेशन द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी एडेड द reach Limitones to the British Empire, the basis of the doctrine of lapse। तो उसमें से कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? बताओ भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको सी जा करके है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश रूलर ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था? सॉरी, मतलब क्या वो आपको मतलब विलियम बेंटिक था? तो ये बात गलत है। तो कंसोलिडेशन कौन किया है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। क्या वो लॉर्ड हेस्टिंग है? क्या देखते हैं। क्लाइव लेड द बोथ सिविलियन एंड द वेल मिलिट्री रिफॉर्म्स अंडर द सिविल रिफॉर्म्स ही बैंड किया था गिफ्ट और प्राइवेट बिजनेसेस को, जो आपस में लाभ नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो
वहाँ का जो मतलब जो प्राइवेट जो कंपनी का जो मतलब पर्सन है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ही मेड इंटरनल टैक्स कंपलसरी कर दिया, हिज मिलिट्री रिफॉर्म्स, ही ऑर्डर द बैन डुअल अलाउंस सिस्टम्स फ्रॉम 1766 से एडी से इट वाज गिवन ओनली टू दो सोल्जर्स वो वर्क आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ द बंगाल, बिहार एंड बंगाल, ठीक है। द फाउंडेशन सिस्टम ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कौन लेके आया भाई? फॉर्मली लेड डाउन बाय द वॉरेन हेस्टिंग, जिसके ऊपर आउटलाइन बाय द कॉर्नवालिस, ठीक है, उसके ऊपर कॉर्नवालिस मतलब पूरा सिस्टम मतलब उसने मतलब इम्प्रूव किया, ठीक है। हिज रूल लास्टेड फ्रॉम 1786 एडी से 1793 एडी तक। किसका बताओ भाई? 1786 से 1793 कौन रह रहा है? कॉर्नवालिस है। वॉरेन हेस्टिंग का टेन्योर क्या है? 1772 1785 के आसपास तक है, ठीक है। एडी एंड जुलाई 30 1805 एडी टू 1805 में रिमेंबर फॉर द टू इवेंट्स, द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल, द थर्ड मैसूर वार, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी 1800 एंड द थर्ड मैसूर वार, लॉर्ड डलहौजी 1848 1856 सतारा को मर्ज करता है, जैतापुर को संबलपुर को 1849 में, याद रखने वाली बात है। भगत को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को सबसे लास्ट में 1854 में, उसके बाद नागपुर को 1854 में, ठीक है। तो झांसी पूछा जाता है 1854, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो वाज द फाउंडर ऑफ द एम्पायर इन इंडिया, कौन फाउंडर माना जाता है ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया में? ऑब्वियस सी बात भाई, और क्या है? रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव इज वाइडली कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। ही अराइव्ड इन द मद्रास एज ए क्लर्क of for the East India Company in 1774. Through his leadership, he was able to consolidate his company commercial and the territorial position in India. 1757 में एडी में कंपनी जो है ट्रूप जो डिफीट करता है नवाब ऑफ बंगाल को, और बैटल ऑफ प्लासी मतलब ये जीत जाता है, ठीक है। वो लीड द बनारस रिविलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर, तो कौन है? राजा चेत सिंह, ठीक है। बनारस रिविलियन जो लीड होता है राजा चेत सिंह के द्वारा 1781 में। दिस रिविलियन गवर्नर जनरल उस समय कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी इन द कोलकाता में कौन है भाई उस समय? तो कब बना? ये याद रखना, 1784 के आसपास में, 1784। उस समय कौन है? वॉरेन हेस्टिंग तक है, 72 से लेकर 85 तक आसपास में यही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहता है, जहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनता है 1784 एडी में कोलकाता में, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल कौन लेकर आता है भैया? तो वॉरेन हेस्टिंग लेकर के आता है, ठीक है। कुछ कुछ फेज को जो है ना अलग अलग तरीके से मतलब डिफाइन किया गया है। द पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल जो है वो आपको वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग एंड द वेलेस्ली से। वॉरेन हेस्टिंग फॉर्ड विद मैसूर, मैसूर से वो लड़ाई किया, मराठा से लड़ाई किया, टू अचीव स्टेटस इक्विवेलेंट टू द अदर इंडियन स्टेट्स, ठीक है। During that time, the company tried to form buffer state, also known as the ring fence. वो लोग क्या करने लगा? बफर स्टेट बनाने लगा। मान लीजिए कि ये मैसूर है, अगर यहाँ से कोई फॉरेन आएगा तो पहले मान लीजिए कि अगर ये पंजाब मान लीजिए, ठीक है, पंजाब को इसने बफर बना लिया, ठीक है। तो कोई अगर फॉरेन अगर अटैक करता है तो पहले पंजाब को अटैक करेगा एज ए ढाल, तब तो वो ब्रिटिश तक पहुँचेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का बफर ये लोग मतलब क्रिएट करने लगा था आपस में ही, ठीक है। Ring fence with an aims to protect its save state from the Afghan and the Marathas. Thus, they agreed to protect Awadh on the condition that Nawab Awadh will bear the expenses. The main aim of the Wellesley was to enforce Indian state to rely his army powers, and the British policy was towards the Indian state. अब देखिए कुछ कुछ टेन्यूर का आपको याद रखना है, कुछ कुछ टेन्यूर को क्या क्या बोला गया है। कंपनी रूल स्ट्रगल फॉर द इक्विटी विद द इंडियन प्रोविंस, 1740 से 1765 तक आप देखिएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद तक वो अपने आप को हिस्सेदारी मतलब पाने की कोशिश कर रहा है इंडिया में, वो स्ट्रगल कर रहा है। फिर उसके बाद 1765 से 1813 तक आप देखिएगा, वो सिक्योरिटी सेल द पॉलिसी ऑफ सीज के बारे में बात कर रहा है कि हमें अपने आप को सीज करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि 1765 के बाद के आसपास से मराठा को ये लोग कब्जा करेगा, बंगाल को कब्जा कर लिया है, उसके बाद देखिएगा मैसूर को कब्जा कर लिया है, ठीक है।
फिर सबऑर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी 1813 से 1858 तक रहता है। सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 से 1935 तक। द पॉलिसी ऑफ इक्वल यूनियन 1935 से 1947 तक। क्योंकि आप जो भी आप चीज़ देखेंगे तो इसमें टेन्योर में टाइमिंग बदल रहा है, टाइम टाइम जो है वही सब कुछ मतलब करा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रिंग फिंस पॉलिसी एसोसिएटेड विद द किससे है भैया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स से है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वो द फॉलोइंग एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। तो कौन है भाई, तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लेके कौन आया, तो रॉबर्ट क्लाइव। और इसको एबॉलिश कौन कर रहा है, तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू द डिसीजन 1772 AD टू एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन द टेन्योर ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑर्डर द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द चीफ टू सर्व एज द दीवान एंड द ऑफिसियर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। वॉरेन हेस्टिंग dismissed both the डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा खान एंड राजा सिताब राय, ठीक है। तो किसने इसको एबोलिश किया, वॉरेन हेस्टिंग ने। और इसको लेकर कौन आया था, रॉबर्ट क्लाइव। डुअल सिस्टम, ठीक है, कि एक तरफ नवाब है और एक तरफ ये जो है, ये लोग जो दीवान को जो अपॉइंट करता था, मोहम्मद रजा खान को कहाँ के लिए, बंगाल के लिए, और सिताब राय को कहाँ के लिए, बिहार के लिए। वो पैरेलल में दोनों अलग अलग काम करेगा, ठीक है। तो जो मेजर वर्क है वो सब कौन कर रहा है, जो पैसा वसूलना है, सब काम कौन कर रहा है, मतलब एक्चुअली में जो भी पूरा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो ब्रिटिशर के पास में है। और जो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है, मतलब नवाब के हाथ में है। तो उस कंडीशन में क्या हो जा रहा है कि एक क्योस जैसा सिचुएशन मतलब क्रिएट हो जा रहा है बंगाल में। आप देखेंगे कि फेमाइन वगैरह आता है, तो आप इसको लिंक करके देखिए कि चीज़ें कैसे लिंकअप हो रहा है। जब आप एक राजा है जिसके पास पैसा ही नहीं है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर है खर्चा करने का, तो वो कहाँ से खर्च करेगा। और एक के पास पैसा है लेकिन उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उस तरह का सिचुएशन यहाँ पे मतलब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। द डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स बाय, तभी हमने देखा रॉबर्ट क्लाइव। आगे बढ़ा जाए। डुअल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस बंगाल में इन्फोर्स बाय द रॉबर्ट क्लाइव 1765 में। अंडर द सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू द दीवानी और निजामत, ठीक है। दीवानी राइट है और निजामत राइट है, ठीक है। विच गवर्नर जनरल वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर द इम्पीचमेंट। तो वॉरेन हेस्टिंग को इम्पीचमेंट का वर्ड यहीं से आपको देखने को मिलता है। आप मुझे बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल जो है इम्पीचमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग जो है प्रोसिक्यूटेड फ्रॉम द 1788 से 1795 AD तक फॉर इम्पीचमेंट फॉर द अनजस्ट एंड द आर्बिट्रेरी फंक्शन, but British Parliament dropped all the charges against him after the considering his services. It was said that Warren Hastings had done all this for the benefit of the empire, ठीक है। तो आप क्लास 8 के एनसीईआरटी में इसको इम्पीचमेंट को वहाँ पे दिखाया भी गया है, ठीक है। द फॉलोइंग वाज द प्रोसिक्यूटेड फॉर द इम्पीचमेंट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वॉरेन हेस्टिंग की बात याद रखने वाली बात है। द रिवोल्ट ऑफ वेलोर अकर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर। तो कौन था ये, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। वेलोर मिट्टी कब हुआ है, 1806 में। ये डेट याद रखना है, भूलना नहीं है, 1806। प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इंटरफेरेंस हुआ था सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस में ऑफ सिपुआई में, ठीक है। सिपुआई अनफ्लड द फ्लैग ऑफ द रूलर ऑफ द मैसूर्स। दिस रिवोल्ट अकर ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग करेंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।